दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीबी लाइव के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए केडीबी लाइव के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करें और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। जी हाँ, लोगों को जब आपके बिजनेस के बारे में जानकारी होगी तो फिर आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। आप केडीबी लाइव के माध्यम से एक दिन में 50,000 लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप अभी केडीबी लाइव के नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा हो गया। जहाँ यहाँ पटना के मनेर महावीर टोला गंगा नदी घाट पर यात्रियों से भरी नाव डूब गई। बताया जा रहा है कि इस नाव पर कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से अभी तक 7 लोग लापता हैं। जी हाँ, घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से नाव पर सवार यात्रियों की खोजबीन शुरू कर दी। घटनास्थल पर मनेर पुलिस सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार बिहार के पटना जिले के मनेर में गंगा नदी में एक नाव 15 लोगों को लेकर के जा रही थी। इस दौरान किसी वजह से नाव पलट गई। इस घटना के बाद हरकंप मच गया। नाव पर सवार लोग पानी में डूबने लगे। जैसे तैसे बाकी लोग नदी से बाहर निकल आए। वहीं 7 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में अगले साल 5 फरवरी से प्रस्तावित यात्रा और नए साल में तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपे जाने की किसी भी संभावना पर बीजेपी नेता ने कटाक्ष किया है। जब सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बिहार की जनता तय करेगी। नीतीश कुमार चाहे तो इस वक्त तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसकी छाती पर कमल का फूल होगा, यानी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। आपको बता दें कि बिहार के मौजूदा हालात पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को घेरा जाता रहा है। जब बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर के और फिर दूसरी गतिविधियों पर भी बीजेपी नीतीश कुमार को कोसती आ रही है। अब जबकि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं तो फिर बीजेपी उन्हें पुराने वादे याद दिला रहे हैं जो अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है। जब बिहार में सरकार से बेदखल होकर के विपक्ष में बैठी बीजेपी के लिए अब पिछले 3 दशक के शासन पर सवाल खड़ा करने का मौका मिल गया है। भले ही नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता में रही हो, लेकिन सरकार के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल पर पार्टी सवाल उठा रही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पिछले 35 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार की हुकूमत है, लेकिन अब आगे ये चलने वाला नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव को 2025 में नेता मान लिया गया हो, लेकिन नीतीश कुमार नहीं, जनता तय करेगी कि 2025 में बिहार का नेता कौन होगा। हालांकि नीतीश कुमार चाहे तो अभी 2023 या फिर 2024 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यह अधिकार और ताकत सिर्फ नीतीश कुमार के पास है, क्योंकि उनके पास संख्या है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि साल 2024 के अंदर भारत की जो सड़कें हैं वे अमेरिका से भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में कई एडवांस एक्सप्रेसवे, हाईवे, मल्टीलेन हाईवे का उद्घाटन किया गया है, जिसको देख करके आप यकीन कर सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बात में कितना दम है। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में साल 2024 तक भारतीय सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह अमेरिका से कहीं बेहतर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे गाड़ियों के हॉर्न की तेज ध्वनि को सुखदायक संगीत के साथ बदलने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। यानी कि गाड़ियों के जो हॉर्न होते हैं उस हॉर्न को संगीत में परिवर्तित किया जाएगा। यानी कि हॉर्न तो बजेगी, लेकिन हॉर्न में संगीत की आवाज़ आएगी।
दोस्तों बात करेंगे कि जहां साल 2022 में महंगाई अपने चरम पर रही, तो वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम इस साल 4 बार बढ़ाए गए, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर काफ़ी असर पड़ा। साल 2022 में जनता को महंगाई से जरा भी राहत नहीं मिली। आपको बता दूं कि एक साल के अंदर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 154 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जहां वहीं दूसरी तरफ 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 357 रुपये की गिरावट आई है। साल 2022 में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 18 बार बदलाव किया गया, जिसमें 6 बार इसके दाम बढ़ाए गए तो फिर वहीं 12 बार इसके दाम घटाए गए हैं। साल 2022 जुलाई में आखिरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया गया था, जहां इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा नवंबर 2022 में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया था। इस दौरान कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1860 रुपये से घट करके 1744 रुपये पर आ गई थी। वहीं अब सरकार नए साल पर, यानी कि कल से नए साल शुरू हो रहे हैं, कल से घरेलू गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतों की दरें लागू करेगी। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि सरकार नए साल पर दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की कीमतों को घटाएगी या फिर इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना सहित देश भर में 91 ठिकानों पर कल सीबीआई की छापेमारी चली। ये कार्रवाई दरअसल फर्जी तरीके से विदेशी मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़े मामले को लेकर के की गई। जब बिहार में पटना के अलावा मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, चंपारण, बेगूसराय, हाजीपुर, वैशाली और नालंदा में सीबीआई छापेमारी चली है। सीबीआई की छापेमारी चली है। ये छापेमारी बिहार मेडिकल काउंसिलिंग और आरोपी छात्रों के विभिन्न ठिकानों पर चली। ये मामला फर्जी तरीके से देश भर के 74 MBBS EMD छात्रों का फॉरेन कोटे के जरिए बिना FMG परीक्षा पास किए विदेशी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन कराने से जुड़ा हुआ है। बिहार मेडिकल काउंसिल के माध्यम से 19 छात्रों का विदेशी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन किया गया था। ये सभी मेडिकल डिग्रीधारी छात्र फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार 73 मेडिकल छात्र जांच के दौरान फर्जी पाए गए थे। जांच के दौरान इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। यहां गंगा पुल निर्माण कार्य कर रही कंपनी DBL की मालवाहक जहाज आज अहले सुबह गंगा नदी में पलट गई। इस घटना में फिलहाल 6 ट्रक समेत 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि साहेबगंज और फिर मनिहारी के बीच गंगा पुल निर्माण करा रही कंपनी दिलीप बिल्डकॉन कंपनी की मालवाहक जहाज गंगा किनारे संतुलन खो दी। इस घटना के दौरान जहाज पर सीमेंट लोड था और ये बिहार के कटिहार जिला के मनिहारी जा रहा था। इसी दौरान ये घटना हुई है। फिलहाल इस घटना में 2 लोग लापता होने की सूचना मिली है। इसके साथ ही इस जहाज पर सवार 6 ट्रक के डूबने की भी सूचना मिली है। इधर इस घटना के बाद लापता ड्राइवर की खोजबीन जारी है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर भानु ने कहा कि सुबह ठंड अधिक होने के कारण कोहरा अधिक था, इसी वजह से ये घटना हुई है। अभी भी कोहरा होने की वजह से लापता लोगों को खोजने में परेशानी हो रही है। ये घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस ठंड के मौसम में भी सियासी गर्मी बरकरार है। बिहार में विपक्ष में बैठी भाजपा और 7 पार्टी के गठबंधन से बनी बिहार की सरकार कभी भी किसी भी मामले पर एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं अब इस साल के अंतिम सप्ताह और फिर नए साल के इंतजार के बीच बिहार भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नाम पत्र लिख करके खुद के पार्टी से इस्तीफा की पेशकश की है। इस पत्र के जरिए उन्होंने खुद की इस्तीफा स्वीकार करते हुए पार्टी प्रदत्त दायित्व से मुक्ति करने का भी अपील की। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल क्षेत्र में बढ़ते अपराध के बीच अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन मंदिरों से भगवान की मूर्तियां चोरी हो रही है। मूर्ति तस्करों की नज़र खास करके प्राचीन और अष्ट धातु मूर्तियों पर है। इसी क्रम में बीते बुधवार को बनमखी थाना के जीवसपुरा गांव से 150 साल पुरानी ठाकुरबाड़ी से भगवान कृष्ण की अष्ट धातु की और राधा की पीतल की प्राचीन मूर्ति की चोरी हो गई। सूचना मिलते ही पूरे इलाके में खलबली मच गई। डॉग स्क्वाड से लेकर के फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन मूर्तियों की खास डिमांड है। यह ठाकुरबाड़ी के संचालक अशोक दास ने कहा कि 1872 में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना उनके परदादा ने की थी। यह तभी से यहाँ अष्ट धातु की भगवान कृष्ण की और राधा की पीतल की मूर्ति थी, जिसका वजन करीब 20 किलो था। इस मूर्ति की कीमत लाखों में बताई जा रही है।
जब बुधवार को जैसे ही पुजारी मंदिर में पहुंचा तो फिर देखा कि गर्भगृह का ताला तोड़ करके चोर मूर्ति चोरी कर लिया है। जब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा की जान को खतरा है। यह चीन निर्वाचित नेता के जान के पीछे पड़ा हुआ है। जब भारत में शरण लिए बौद्ध गुरु दलाई लामा की रेकी करने वाली संदिग्ध चीनी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये महिला भारत के विभिन्न शहरों में जगह बदल करके रह रही थी। जहाँ बोधगया में काल चक्र पूजा करने पहुंचे बौद्ध गुरु की सुरक्षा को लेकर के अब इंटेलिजेंस ने कथित चीनी महिला को खतरा बताया था। बोधगया में काल चक्र पूजा करने पहुंचे बौद्ध गुरु की सुरक्षा को लेकर के अब इंटेलिजेंस ने कथित चीनी महिला से खतरा बताया था। जब बिहार में इसको लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस महिला संदिग्ध की तलाश में लगी हुई थी। सुरक्षा सूत्रों की माने तो पिछले 2 सालों से ये महिला दलाई लामा को निशाना बनाने के फिराक में थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार महागठबंधन सरकार ने वीआईपी नेताओं अधिकारियों के लिए एक जेट विमान, एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लेकिन अभी इस मुद्दे पर जमकर के राजनीति हो रही है। खास करके बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। जब वहीं अब सीएम नीतीश कुमार ने खुद बीजेपी पर पलटवार किया है। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो बीजेपी आज जेट विमान हेलीकॉप्टर खरीदने का विरोध कर रही है, पहले यही बीजेपी जेट विमान हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करती थी। सीएम नीतीश कुमार ने जेट विमान हेलीकॉप्टर खरीदने से जुड़े सवाल पर खास करके बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले यही लोग कहते थे कि अपना जेट खरीदना चाहिए, आज ये लोग कुछ और बोल रहे हैं। ये लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। जेट खरीदने की बात तो बीजेपी के समय से ही हो रही थी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा सरकार करती है, लेकिन बिहार में बदहाल स्वास्थ्य सिस्टम की एक तस्वीर वैशाली जिला के महनार से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को इलाज के लिए परिजन ठेले पर लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। जब ठेले पर मरीज को अस्पताल लेकर के आने की बात तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। बताया जाता है कि महनार नगर के देशराजपुर वार्ड संख्या 26 निवासी गणेशी पासवान के 32 वर्षीय पुत्र अरुण पासवान की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार वाले ठेले से लेकर के महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। तब महनार हॉस्पिटल के डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर ठेले पर मरीज का इलाज किया और ठेले पर ही मरीज की मौत हो गई। फिर ठेले से ही परिवार वाले अरुण पासवान के शव को लेकर के घर आ गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मरीज को अस्पताल के अंदर नहीं ले जाना चाहिए था? क्या मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन को एम्बुलेंस से सब नहीं भेजना चाहिए था? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर आए दिन सामने आती रहती है, लेकिन ना तो अस्पताल में व्यवस्था सुधर रही है और न ही अस्पताल कर्मियों और फिर डॉक्टरों का रवैया, जबकि सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करती है। तो बात करते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस का अब बिहार में भी परिचालन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली ये ट्रेन रास्ते में 3 स्टेशन बारसोई, मालदा, बोलपुर आदि स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। इसमें बिहार में किशनगंज और बारसोई 2 प्रमुख स्टेशन शामिल है, जहां वंदे भारत का ठहराव होगा। वंदे भारत के बारसोई में ठहराव होने से बिहार के सीमांचल के इलाकों के आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों को बड़ा लाभ होगा। अधिकारियों ने बताया है कि ट्रेन सुबह 6 बजे हावड़ा स्टेशन से रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। 1 घंटे रुकने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर करीब 2:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और रात 10 बजे कोलकाता पहुंचेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि अररिया फारबिसगंज के डोरिया सोनापुर में महादुल इस्लामी एजुकेशन सेंटर में गुरबल्ला निवासी शमीम अख्तर की बेटी हुमा शमीम के सब इंस्पेक्टर बनने का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जब मौके पर मौजूद जमीयतुल कासिम दारुल उलूम के प्राचार्य मोहम्मद मुफ्ती अंसार कासमी ने कहा कि आज मुस्लिम समुदाय शिक्षा में काफ़ी पिछड़ी हुई है। खास करके मुस्लिम बेटियां शिक्षा से दूर कर दी जाती है, जबकि बगैर किसी भेदभाव के बेटे बेटियों को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। आज हुमा शमीम जैसी बेटियां हमारे समाज और लड़कियों के लिए मिसाल है। हुमा के सब इंस्पेक्टर बनने से समुदाय की लड़कियों के अंदर भी उच्च शिक्षा और फिर कामयाबी का जज्बा पैदा होगी। सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के महासचिव शाहजहां साद ने नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर को गुलदस्ता भेंट की और फिर सम्मानित किया।
दोस्तों बात करते हैं कि 2 दिनों के बाद बिहार के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि हुई है। राजधानी पटना को छोड़कर के 21 जिलों के तापमान में गिरावट आई है। बिहार में अगले 48 घंटों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पछुआ की गति में वृद्धि होते ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। आज 31 दिसंबर के पूर्वानुमान में बताया गया है कि ठंड बढ़ने की संभावना है। आज जहां उत्तर पश्चिम भारत में अनुकूल मौसमी सिस्टम के प्रभाव से ठंड बढ़ने, हवा में अधिक नमी एवं लगातार पछुआ हवा चलने से उत्तर बिहार के जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना है। जहां सुबह में हल्के से मध्यम कुहासा छा सकता है। आसमान में हल्के बादल एवं मौसम शुष्क रहेगा। खास करके आज 31 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है। कल राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में कोहरा छाया रहा। राजधानी पटना में सुबह के समय दृश्यता 1000 तो पूर्णिया में 600 मीटर दर्ज की गई। कोहरे के कारण विमान और यातायात सेवा प्रभावित रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में नमी युक्त हवा का प्रभाव और पछुआ की गति कम होने के कारण दक्षिण पूर्व भागों में हल्की बारिश हुई। दोस्तों बात करते हैं कि लगभग 14 साल बाद एक बार फिर से कोसी और सीमांचल रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। सोमवार को नरपतगंज से फारबिसगंज के बीच 14 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर स्पीड ट्रायल किया गया, जहां करीब 122 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 किलोमीटर की दूरी मात्र 10 मिनट में तय की गई। स्पीड ट्रायल के लिए पावर सहरसा जंक्शन से भेजा गया था। रेल अधिकारियों के अनुसार पहली बार इस सेक्शन पर ट्रेन चला करके स्पीड ट्रायल किया गया है, जो सफल रहा। अब जल्द ही इस सेक्शन पर CRS की उम्मीद लगाई जा रही है। स्पीड ट्रायल रिपोर्ट CRS को भेजी जाएगी। इसके बाद CRS का समय निश्चित होगा। उम्मीद है कि नए साल में सहरसा जंक्शन से फारबिसगंज तक के बीच यात्री ट्रेनों का सफर शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। इस सरकार में डिप्टी CM RJD के तेजस्वी यादव हैं। कई बार राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर चला कि RJD और JDU का मर्ज हो जाएगा। खास तौर पर जब CM नीतीश ने 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर दिया, तब इस अटकलों को और ज़्यादा मजबूती मिलने लगी। हालांकि JDU के अंदर ही मतभेद के बाद CM नीतीश कुमार ने JDU की बैठक में साफ कह दिया है कि JDU और RJD के मर्ज पर कोई बात नहीं हुई है। अब ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत में क्या चाहते हैं और बिहार की राजनीति को किस ओर ले जाना चाहते हैं। हाल ही में JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में CM नीतीश कुमार ने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि ललन सिंह के साथ मिलकर के आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाइए। जब कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की आगामी रूपरेखा और फिर पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलने का प्रस्ताव पास किया गया। ऐसे में CM नीतीश कुमार इतनी आसानी से राजद में अपनी पार्टी को मर्ज कर ले, यह संभव नहीं है। एक अटकलें और लगाई जा रही है कि नीतीश की नजर बिहार में मुस्लिम वोट पर है। हाल ही में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से JDU को आभास हो गया है कि राजद का कोर वोट, खास करके यादव वोट, JDU में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में JDU को बिहार में बने रहने के लिए मुस्लिम वोट एक अहम सियासी हथियार है। जब बिहार में मुस्लिम वोट पर राजद का दबदबा है, अधिकतर मुसलमान बिहार राजद को वोट करते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार मुस्लिम वोट में सेंध लगाते हैं तो फिर उसका नुकसान सीधे तौर पर राजद को होगा। वैसे 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट JDU में शिफ्ट हुई थी। इसके प्रयास में नीतीश कुमार शुरू से लगे थे, लेकिन बाद के दिनों में BJP से गठबंधन और BJP के उग्र हिंदुत्व की वजह से JDU से मुस्लिम वोट खिसक गया। अब नीतीश कुमार फिर से मुस्लिम वोट को साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। एक तो बिहार में मुस्लिम वोट पर राजद की शुरुआती दौर से ही गहरी नजर है, वहीं AIMIM भी खेल बिगाड़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल से AIMIM के 5 मुस्लिम विधायक बने थे। हालांकि बाद में इनमें से 4 RJD में शामिल हो गए थे। JDU का मुस्लिम वोट बैंक छिटकना का एक कारण उसका इतिहास है। जब किसी का भी इतिहास हमेशा उसके साथ चलता है। दरअसल JDU के संसद ने 2020 में नागरिक संशोधन विधेयक का सदन में समर्थन किया था। ये विधेयक सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था। तब JDU BJP के साथ NDA गठबंधन का हिस्सा थी। उसी दौरान इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए JDU के पवन वर्मा और प्रशांत किशोर ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद में दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान किशनगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए CM नीतीश कुमार ने कहा था कि किसी में दम नहीं है कि CA और NRC के नाम पर हमारे लोगों को बाहर निकाले। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। कौन किसे देश से बाहर निकालेगा? किसी के पास किसी को भी बाहर निकालने की शक्ति नहीं है, क्योंकि भारत सभी की है। जहाँ हमने हमेशा सद्भावना का वातावरण बनाया है और सभी को एकजुट करने का प्रयास किया है। ये बातें CM नीतीश कुमार ने कही थी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की अति महत्वाकांक्षी कोसी मेची लिंक परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना की डीपीआर बनाने के लिए जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग के नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस परियोजना के पूरा होने पर सीमांचल के 4 जिलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और बाढ़ से राहत मिलेगी। इनमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिला शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोसी मेची लिंक परियोजना का काम शुरू होने के लिए पहले ही राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मई 2022 में ही राज्य सरकार ने डीपीआर गठन करके सर्वेक्षण और फिर अन्वेषण कार्य के लिए करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए की प्रशासनिक और खर्च की स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए इसके लिए केंद्र 60% और राज्य 40% के रूप में बजटीय प्रावधान की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय यानी कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में अब यूजी से लेकर के पीजी तक की सभी परीक्षाएं एग्जाम कैलेंडर के अनुसार होगी और छात्रों को निर्धारित समय पर डिग्री मिलेगी। बिहार में बीएन मंडल सत्र नियमितीकरण की दिशा में अग्रसर है। ऐसा करने वाला पटना विश्वविद्यालय के बाद बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय होगा। बीएन मंडल में विभिन्न पाठ्यक्रमों के सत्रों की स्थिति ठीक करने की दिशा में परीक्षा विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। यहाँ एक साथ परीक्षा विभाग ने डिग्री पार्ट 1 और डिग्री की परीक्षा आयोजित की है ताकि 2023 की परीक्षा 2023 में ही हो सके। आपको बता दूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले तक 3 साल की डिग्री 5 साल, 6 साल और 2 साल की डिग्री 4 साल तक में मिलती थी। इस साल बीएन मंडल पर लगा लेट लतीफी का ये दाग मिट जाएगा। विश्वविद्यालय में सत्र नियमित होने से कोसी और सीमांचल के लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा। वे यहाँ से समय पर डिग्री लेकर के आगे की तैयारी और पढ़ाई कर सकेंगे। जो वहीं अब हर साल बीएन मंडल के हजारों स्टूडेंट बीपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म समय से भर सकेंगे। पहले समय से रिजल्ट जारी नहीं होने से यहाँ के स्टूडेंट आगे की तैयारी और फिर पढ़ाई करने से वंचित रह जाते थे। विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बीएन मंडल में 2022 की परीक्षा साल के अंत तक समाप्त हो जाएगी। इस सत्र की लगभग सभी परीक्षाएं हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उद्योग विभाग ने साल 2021-22 में स्वीकृत लगभग सभी योग्य लाभार्थियों को प्रथम किस्त राशि का भुगतान कर दिया है। हैरत की बात यह है कि बहुत से लाभार्थियों ने प्रथम किस्त लेने के 3-4 माह बाद भी उसका उपयोग नहीं किया है। इस तरह के लाभार्थियों को दी गई पहली किस्त उद्योग विभाग वापस लेने जा रहा है। ऐसे लाभार्थियों की संख्या अच्छी खासी है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉड्रिक ने अपनी मंशा से सभी लाभार्थियों को अवगत करा दिया है। प्रधान सचिव पॉड्रिक ने काम शुरू न करने वाले लाभार्थियों को काम शुरू करने के लिए अंतिम मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी तक राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र जमा किया जाए, नहीं तो दी गई राशि प्रथम किस्त की राशि वापस ले ली जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों को ये भी निर्देश दिया है कि उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र और संबंधित दूसरी औपचारिकताएं केवल ऑनलाइन पोर्टल पर ही करें। जब विभाग की मंशा है कि सीएम उद्यमी योजना में जिन लोगों ने भी पैसा लिया है वे अपने प्रोजेक्ट धरातल पर उतारें ताकि बिहार के आर्थिक परिदृश्य में सकारात्मक और फिर ठोस बदलाव दिखाई दें। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई है। किसान भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। तभी तो सरकार समय समय पर किसानों के लिए भी नई नीतियां और फिर योजना लेकर के आती है। इन योजना में शामिल है पीएम किसान मानधन योजना, जिसे किसान पेंशन स्कीम भी कहते हैं। आज इस स्कीम को बुजुर्ग, छोटे सीमांत किसानों को लाभान्वित करने और फिर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना के तौर पर देखा जाता है। ये एक स्वैच्छिक स्कीम है जिससे कोई भी किसान अपनी इच्छा से जुड़ सकते हैं, जिसके बाद हर महीने 55 से 200 रुपये का अंशदान देना होता है। 18 से 40 साल की उम्र के किसान इस स्कीम में आवेदन करते हैं। जब इन किसानों की उम्र 60 साल होती है तो फिर सरकार हर महीने 3000 रुपये की पेंशन लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। अच्छी बात तो यह है कि यदि किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर ना अलग से डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही एक भी पैसा देना पड़ेगा। बस आपके आवेदन के साथ ही अंशदान की रकम पीएम किसान योजना की किस्त में से काट ली जाएगी। ये किसान की परमिशन से ही होगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर, ई मित्र केंद्र या फिर सीधा ऑफिशियल वेबसाइट www.mandhan.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं कि देश में बढ़ते अनाज की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा रही है। जब पिछले कुछ महीने में देश में गेहूं के रेटों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, इसका असर आटे पर पड़ा है। आटे की कीमत बढ़ गई है। जब बड़े आटे की कीमत का नुकसान ये हुआ कि रोटी महंगी हुई और आम जनों का रसोई बजट बिगाड़ना शुरू हो गया। अब केंद्र सरकार इसी बजट को नियंत्रण करने के लिए कदम उठा रही है। केंद्र सरकार की कोशिश बढ़ते आटे की कीमतों पर लगाम लगाने की, इसको लेकर के शीर्ष स्तर पर काम भी शुरू कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने गेहूं की कीमतों को लेकर के साल 2023 के लिए एक खुली बाजार बिक्री योजना नीति पेश की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार थोक विक्रेताओं को FCI से 15 से 20 लाख टन अनाज जारी करेगी। जब केंद्र सरकार के पास गेहूं का प्रॉपर स्टॉकेज है, इसीलिए अनाज का संकट पैदा नहीं होगा। वहीं इस साल गेहूं की बुआई भी बम्पर अधिक हो रही है। देश में गेहूं का रकबा तेजी से बढ़ा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा 300 करोड़ की लागत से विमान खरीदने का कैबिनेट में फैसला किया गया है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जनता के पैसे से नीतीश कुमार अब ऐश करेंगे, उन्हीं के पैसे को खर्च करके प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जिसको लेकर के बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान नीतीश कुमार के बचाव में उतरे और कहा कि बिहार सरकार विमान खरीद रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर साधन नहीं हो रहेगा तो फिर जनता के बीच में सरकार कैसे पहुंचेगी, उनकी समस्याओं को कैसे जानेंगे। हमने कभी प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले 4 हेलीकॉप्टर के बारे में नहीं पूछा। मंत्री जमा खान ने कहा कि अगर बिहार सरकार जहाज खरीद रही है तो फिर उन्हें दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास साधन नहीं रहेगा तो हम कितने गांव में पहुंच पाएंगे। जहां वे तो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको बिहार के साथ पूरे देश को देखना है, उन्हें साधन की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो फिर उनकी सुरक्षा में 4-5 हेलीकॉप्टर साथ चलती है, उन्हें भी ज़रूरत है। हमने तो कभी कटाक्ष नहीं किया है। या उसी तरीके से मेरे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे ज़्यादा सादगी किसी के पास नहीं है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अपना तुलना करके देख लीजिए, जो कम खर्च में रहते हैं वैसा कोई भी मंत्री भी नहीं रहता होगा। जो भी बातें आ रही है वो बिहार सरकार को सख्त ज़रूरत है। जी हाँ, इस पर किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि 5 से 7 जनवरी तक दिल्ली में देश भर के मुख्य सचिवों का सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जीविका मॉडल की कहानी सुनेंगे। जब बिहार सशक्तिकरण और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली कंपनी को हुए लाभ के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देश भर के मुख्य सचिव और आला अधिकारी इसे एक साथ सुनेंगे और जानेंगे। दिल्ली में अगले 5 से 7 जनवरी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाले मुख्य सचिवों के सम्मेलन में बिहार द्वारा इन दोनों विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण का जीविका मॉडल खूब चर्चा में रही है। जहाँ गांव में महिलाओं के कई जीविका समूह एक साथ विभिन्न तरीके से सक्रिय हैं। आर्थिक गतिविधियों में इनकी सक्रियता से सभी बखूबी परिचित है। समूह में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियां इतनी सुदृढ़ है कि अब वे ऋण भी दे रही है, यानी कि लोन दे रही है। छोटे छोटे व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बन रही है। गांव में देसी साहूकारों का धंधा लगभग खत्म हो चुका है। ये जीविका समूह की क्रियाशीलता की वजह से ही संभव हो पाया है। राज्य सरकार के स्तर पर समाज सुधार से जुड़े कार्यक्रमों में भी इनकी बड़े स्तर पर सहभागिता रही है। हाल के दिनों में जीविका समूह की दीदियों ने सामूहिक रूप से औद्योगिक गतिविधियों से भी खुद को जोड़ना शुरू कर दिया है। बिहार की जीविका मॉडल के तर्ज पर ही केंद्र सरकार ने आजीविका शुरू किया था। जब बिहार की जीविका मॉडल को ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी पहल माना जाता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किए जाने का फैसला लिया है। जब बिहार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में जनक माना जाता है। सच तो यह है कि देश में जितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब तक लगे हैं उनमें 90% से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर केवल बिहार में लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में छठ, इफ्तार और चूरा दही के बाद अब नए साल पर लिट्टी की राजनीति भोज के रूप में एंट्री हुई है। जी पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के 12M स्टैंड रोड में स्थित आवास पर कल यानी कि शुक्रवार को लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। जाहिर सी बात है कि इतने नेता जुट रहे हैं
तो फिर सियासत की बात तो होनी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता दानिश रिजवान ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि शुक्रवार की शाम 5 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। लिट्टी विद मांझी वर्ष के समापन और फिर नए साल के आगमन के पूर्व बिहार की राजनीति को नई ऊर्जा देगा। हम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर चुके थे और ये बहुत अच्छी तरीके से निभाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि न्यू ईयर वीकेंड शुरू हो चुका है और अगर आप नया साल किसी खास जगह पर मनाना चाहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। अगर आप पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास या फिर कैमूर में रहते हैं और नया साल किसी हिल स्टेशन पर मनाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये 5 विकल्प मौजूद है। इन जगहों पर आपको खूबसूरत पहाड़ियों और हरे भरे पेड़ पौधों के बीच खुशनुमा एहसास होगा। ये जगह पटना के पास है जहां 8 से 10 घंटों में पहुंचा जा सकता है। जब पहला जगह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भारत में सबसे अधिक पॉपुलर हिल स्टेशनों में से एक है। पश्चिम बंगाल में स्थित यह सुंदर हिल स्टेशन रोमांटिक हनीमून के लिए जाना जाता है। 1 एकड़ में चाय के बागानों के बीच बसा दार्जिलिंग समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पूरे साल मौसम ठंडा बना रहता है। दूसरा, पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। पोखरा काठमांडू के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जहाँ 900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये हिल स्टेशन ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। पोखरा मुख्य आकर्षण इसका लेक साइड है जहां आपको खूबसूरत नज़ारों को साथ साथ कैफे, रेस्टोरेंट और पब मिलता है। इसके अलावा आप यहां बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आप इन जगहों पर जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी आज हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिसंबर को बिहार आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भी होगा। जहां वहीं सीएम नीतीश कुमार द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कहा है कि अभी चुनाव में 15 महीने की देरी है, लेकिन भाजपा 24 घंटे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है और उन्होंने देश के लिए इतना काम किया है जिसकी बदौलत सारे विपक्षी एकजुट भी हो जाएं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात की एकजुटता हो ही नहीं सकते। जैसे सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 250 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। आप प्लेन खरीदें या फिर हेलीकॉप्टर, नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कल तक आप हमारे साथ थे, धोखा देकर के आरजेडी के साथ चले गए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को संरक्षण दे रहे हैं। जहां अब कह रहे हैं कि साथ है तो फिर सीबीआई काम कर रही है, लेकिन जब साथ नहीं थे तब भी सीबीआई काम कर रही थी। वहां कोई बच पाया? अगर गलत काम करेंगे तो फिर कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकता। दोस्तों बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का कल निधन हो गया। जी हाँ, जिसके बाद अपनी मां पार्थिव शरीर को कंधा देने उनके बेटे नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली से वहां पहुंचे। पीएम मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि भी दिया। इसके बाद अब वो अपने बेटे की फर्ज निभाने के बाद देश के प्रधानमंत्री का फर्ज निभाने ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। दरअसल पीएम मोदी को कल कोलकाता जाना था, जहां वहां वो नमामि गंगे और फिर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। लेकिन इस बीच सुबह अचानक उनकी मां का देहांत हो गया। ऐसे में अब पीएम मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने के बाद वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड के बावजूद भी शराब का कारोबार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। यह ताज़ा मामला बगहा का है, जहां जहरीली शराब पीने से एक शख्स की जान चली गई है। इसके साथ ही गांव में ही शराब बनाने और फिर बेचने का खुलासा भी हुआ है। शराब पीने से मौत का दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मृतक के परिवार वालों ने कर दिया है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। यह घटना लोकड़िया थाना क्षेत्र के पीपरा थिथोरा वार्ड नंबर 15 की है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की जानकारी में शराब का कारोबार हो रहा है, लेकिन पुलिस को इससे कोई लेना देना नहीं है। मृतक की पहचान हीरालाल राम के रूप में की गई है, जिसके शराब पीने से जान जाने के बाद कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों ने शव को लेकर के खूब हंगामा भी किया। उन्होंने शराब पर रोकथाम और फिर कार्रवाई की मांग की है। घटना लोकड़िया थाना क्षेत्र के पीपरा थिरोली वार्ड नंबर 15 की है। हैरानी की बात है कि पिछले दिनों छपरा में भी शराब पीने से 80 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भी मौतों का सिलसिला रोकने का नाम नहीं ले रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि विदेशों से डॉक्टर की डिग्री लेकर आए 74 अभ्यर्थी विभिन्न राज्यों के मेडिकल काउंसिल के फर्जी प्रमाण पत्रों पर अस्पतालों में प्रैक्टिस या फिर नौकरी कर रहे हैं। इनमें से 19 डॉक्टर अभ्यर्थी को बिहार मेडिकल काउंसिल ने प्रमाण पत्र दिया है। ये सभी अनिवार्य योग्य परीक्षा फेल करने के बाद भी रजिस्टर हो गए और मरीज का इलाज कर रहे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने बिहार मेडिकल काउंसिल समेत कई राज्यों में मेडिकल काउंसिल और फिर सभी 74 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दोस्तों आज साल 2022 खत्म हो जाएगा। इस साल बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल उलट फेर देखने को मिला। जहां किसी के सपने पूरे हुए तो किसी के सपना चकनाचूर हो गया। जहां किसी को सपनों का महल मिल गया तो फिर किसी का छीन गया। लेकिन इन सब में सबसे अहम बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए ये साल काफ़ी खास रहा। आखिरकार बिहार में उनकी सरकार बन ही गई। हालांकि अभी वे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन खुद सीएम नीतीश कुमार ने अब ये संकेत दे दिए हैं कि अब अगले साल अगले सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वे सीएम बनते हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि कैसे ये साल उनके लिए खास रहा। साल 2022 की शुरुआत होते ही लालू परिवार के लिए खुशी लेकर आई। चारा घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। चारा घोटाला के डोरांडो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में वे सजा काट रहे थे। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें जमानत इसीलिए दी क्योंकि लालू प्रसाद यादव को नियम के अनुसार 30 महीने की सजा काटनी थी, जबकि वे 42 महीने की सजा काट चुके हैं, जिसके आधार पर उन्हें जमानत के लिए 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।